विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। एक लेक्चर हो चुका था, आज उससे आगे करा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं आज क्या है। यूनान तथा रोमन काल में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए, जिसमें हिकैटियस, इनके नाम याद कर लीजिए भाई। हिकैटियस, अरस्तु, एरिस्टोटल बोलते हैं इनको, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिपार्कस, पोलिबियस, पोसिडोनियस, स्ट्रैबो, टॉलेमी। ये नाम आप इतिहास में ही पढ़ेंगे, जैसे हेरोडोटस हो गया, स्ट्रैबो हो गया, टॉलेमी हो गया, ये नाम आप वहां भी पढ़ेंगे, इतिहास में ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। हिपार्कस नाम पढ़ेंगे। आदि विद्वान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अरस्तु प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क के द्वारा बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है। लेकिन मैंने कहा नहीं कि उस जमाने में बड़ी दिक्कत थी। अगर आपने किसी धार्मिक पुस्तक का विरोध कर दिया तो समझ लो आपने मरना है, सच बोलकर। क्या करना है, ठीक है। इसीलिए खोजें नहीं हो पाई बहुत लंबे से, मतलब अगर किसी को पता भी चला तो उसने मन ही में रखा। चलो, अरस्तु प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क के द्वारा बताया कि, और मैंने इस पास एक बताया था आपको, सबसे पहले सोक्रेटिस हुए, सुकरात हुए, उसके बाद प्लेटो हुए, उनके शिष्य हुए कौन, अरस्तु। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था उस जमाने में, सुकरात को ही दिया गया था, मरो कि तुम ज्यादा बोलते हो, तुम सच बोलते हो, इसलिए मरो। तो टॉलमी सामान्य भूगोल और मानचित्र कला के सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलविद थे, जिनके लेखों ने खोज के महान युगों 14वीं और 15वीं शताब्दी ईस्वी में भूगोलवेताओं और अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा अर्थात अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा प्रदान की थी। ज्ञातव्य है कि टॉलमी प्रथम विद्वान थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। इसको समझ लो। हम लोग बोलते ना अकेले आदमी के करने से क्या होता है ना। जब मैं एक सपना संजोए यहां पर आया हाजी, और जब मैंने बोला कि भाई इतने लोगों को लवासना पहुंचाना है उत्तराखंड से, तो लोग हंसे। लेकिन एक दिन वो सच होगा, क्योंकि एक आदमी क्या करता है, सोचता है पहले, उस सोच पर धीरे 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 करके क्या होता है, काम होता है, हेल्पिंग हैंड्स आते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो सपना एक दिन सच होता है। कभी जीते जी सच होता है और कभी क्या होता है, जाने के बाद सच होता है, पर सच जरूर होता है। समझ में आया। टॉलमी भी तो वही आदमी था। उसने क्या कहा, उसने टेरा इनकॉग्निटा कहा। उसने कहा अनजान भूमि की खोज करो, अनजान भूमियों की क्या करो, खोज करो। लोगों ने जहाज बनाए, यूरोपीय देशों ने क्या किया, जहाज बनाए, चल दिए अनजान भूमि की खोज में। तो क्या हुआ उससे, उनका भूक्षेत्र फैला, समृद्धि बढ़ी उन लोगों की। समझ में आया। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया, वो भी यही व्यक्ति था। कौन, टॉलमी। पी से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग, पटोलमी मत बोल देना, पी साइलेंट होता है, टॉलमी बोलना है आपने। क्या बोलना है, बड़े भूगोलवेता। अगले स्ट्रैबो, जो कि एक रोमन भूगोलवेता थे। पृथ्वी को दीर्घायत यानी ऑब्लोंग बताया था इन्होंने। किसने, स्ट्रैबो ने। ऑब्लोंग किसने बताया, आंसर स्ट्रैबो। जस्टिन और स्ट्रैबो, ये नाम पढ़ते हैं हम कहीं, मौर्य में पढ़ते हैं, है? उसने 6 लाख की सेना लेकर भारत को रौंद डाला। किसने, उसने 6 लाख की सेना लेकर भारत को रौंद डाला। यह स्टेटमेंट किसका है, स्ट्रैबो का है। और उसकी सेना डाकुओं की सेना थी यार। उसकी सेना क्या, डाकुओं का गिरोह था। किसका, किसकी सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। ये स्टेटमेंट किसका है, जस्टिन का है। किसका है। दोनों क्वेश्चन अपने समय में आईएएस में बने। कहां बने, यूपीएससी ने बनाए हैं। कि उसने सोचो ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 6 लाख की सेना थी। कौन लिख रहा है, विदेशी लिख रहा है, एक स्ट्रैबो लिख रहा है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, स्ट्रैबो। और उसकी सेना डाकुओं का गिरोह थी। किसने कहा, जस्टिन ने कहा, है ना। वही स्ट्रैबो और वही जस्टिन। चलो, 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधकार युग, द डार्क एज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में महत्वपूर्ण विचारों एवं खोजों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ये लोग आगे कब बढ़े जानते हैं, ईसाई लोग,
ऐसा नहीं कि ये कंजर्वेटिव नहीं थे, ये भी ऐसे ही थे। बाइबल में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा होना है, बाइबल में वैसा लिखा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक समय आया जिसको बोलते हैं प्रबोधन का युग। क्या बोलते हैं? जब यहाँ पर एक वैचारिक क्रांति आई, जब यहाँ बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़ा सोचा, दार्शनिक आए, उन्होंने सोचा, कंसेप्ट दिए, उन्होंने धीरे धीरे लोगों को समझाया उन्होंने कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे पहले क्या हो गया था, पोप का राज्य हो गया था एक तरह से, लोग मतलब जकड़ गए थे जिसे बोलते हैं। लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने कहा बाइबल में ऐसा लिखा है ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है। और अपनी सोच को क्या कैसे करके सोचा, तर्क के आधार पर तर्क दिए इन्होंने। ऐसा नहीं माना कि ये ऐसा मतलब पहले से चला आ रहा है, ये ऐसा होता है तो ऐसे ही मान लिया, नहीं, उन्होंने कहा तर्क दिया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भी ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, चपटी है, पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। साथ में तर्क दिए उन्होंने, सबूत दिए उन्होंने, समझ में आया। और धीरे धीरे हर चीज पर उन्होंने तर्क के आधार पर क्या किया, इतने आगे बढ़े हैं वो लोग, इतने समृद्ध हुए। तो जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, महान आधुनिक भूगोल के पिता बोलते हैं इनको, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, के प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, कॉस्मोस किसका ग्रंथ है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की रचना की थी। कॉस्मोलॉजी के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम्बोल्ट ने ही सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन बन चुका है जो आगे बता रहा है, हम्बोल्ट ने ही सर्वप्रथम पनामा जल संधि, क्या पनामा एक देश है, मध्य अमेरिकी देश में आता है, ऊपर कनाडा हो गया, नीचे यूएसए हो गया, उसके नीचे मैक्सिको हो गया। उसके बाद मैंने कहा था जितने भी देश हैं छोटे छोटे, बेलीज, बेलमापन, निकारागुआ, मानागुआ, ग्वाटामाला, है ना, और क्या क्या, तो उसमें लास्ट जो कंट्री आएगा वो क्या आएगा? पनामा। क्या आएगा? स्टुमस ऑफ पनामा। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने कहा था आर पार एक क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? नहर, जिसको आज हम पनामा नहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं पता था शायद कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के जल स्तर पर क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्या है? ऊपर नीचे है, इसलिए वहां पर चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? जहाज आगे जाता है, पीछे का चैनल बंद होता है। अगर हमने वो चैनल हटा दिए तो पूरा स्टुमस क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तो जहाज आगे जाता है, पीछे का चैनल बंद होगा, फिर आगे का चैनल खुलता है, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे का चैनल बंद होगा। मतलब दोनों पानियों को मिलने नहीं देते, पैसिफिक और अटलांटिक के। समझ में आया कि नहीं? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ही थे जिन्होंने कहा कि पनामा नहर बननी चाहिए। भूगोल में क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान व परमाफ्रॉस्ट शब्द के प्रतिपादक भी हम्बोल्ट ही थे। क्लाइमेटोलॉजी और परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट पे शॉर्ट नोट्स आता है, क्या होता है परमाफ्रॉस्ट? हाँ जी, सुना है परमाफ्रॉस्ट? तिब्बत पर जब रेल बिछाई जा रही थी तो सबसे बड़ा समस्या क्या थी? परमाफ्रॉस्ट की थी। दरअसल क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, हायर लैटिट्यूड पर होंगे या जो हाइट पर होंगे, वहां पर परमाफ्रॉस्ट की दिक्कत आती है। यानी जमीन जो है बहुत कठोर लगेगी आपको जाड़ों के समय में, लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा जमीन दलदल में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? अब तिब्बत के एक पार्ट से क्या करना था, रेल में बिछाना था, तो ठीक है, जमीन अभी मजबूत है, बिछा दिया। लेकिन गर्मियां जब आएंगी तो वो क्या हो जाएगा? दलदल बन जाएगा, पटरी सबकी सब क्या हो जाएगी। अगर उसके ऊपर से ट्रेन गई तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगी पटरी, एक्सीडेंट होगा। तो उसका हल निकाला किसने? चाइना ने। रॉड्स डाली गई नीचे, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो बताया जाता है कि चाय की प्याली रखी गई और ट्रेन गई फुल स्पीड में, लेकिन चाय नहीं गिरी। यानी क्या नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए कि रेल से उतरने के बाद भी क्या हो रहा है, ट्रेन से उतरने के बाद भी ऐसे ऐसे ही हो रहा है आदमी पूरा। क्या अभी लंबी यात्राएं नहीं की आपने, कभी करना, उसके बाद जब उतरोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि सब क्या हो रहा है, हिल रहा है। जब आप सो भी रहे होंगे अपने बेड पर तो भी आप कैसा प्रतीत करोगे? हरिद्वार तक की यात्रा नहीं कह रहा हूं मैं, करो कभी, राजस्थान कन्याकुमारी तक की यात्रा करो, उसके बाद देखो क्या होता है। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखा, समताप रेखा बोलते हैं किसको? आइसोथर्म लाइंस, आइसोथर्मी बोलते हैं, समताप रेखाओं का मानचित्र पर दिखाया। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, परमाफ्रॉस्ट, अलेक्जेंडर वान, इसीलिए इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं?
अगला, कार्ल लिटर जो हम्बोल्ट के समकालीन थे, मानव भूगोल के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने माना कि पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर सबसे अधिक संबंध होता है भूमि का। ऊपर कीजिए, एंथ्रोपोजोग्राफी, भूमि का प्रभाव उसके निवासियों पर होता है और निवासियों का भूमि पर। इसलिए इतिहास और भूगोल को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, इतिहास और भूगोल को कभी पृथक नहीं। जो जिस भूमि का होगा उसके व्यवहार से लेकर शारीरिक जो बनावट होगी उससे लेकर हर चीज पर भूमि और उसकी जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भूमि अगर बंजर होगी तो वहां पर वहां के जो लोग होंगे वो क्रूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको अगर मैं सारा डेजर्ट में छोड़ दूं या अरब के रेगिस्तान में छोड़ दूं और अगर एक खजूर मिल गया तो हो सकता है दोनों मित्र एक दूसरे का कत्ल कर दें। किसके लिए? या नमक कहीं पर मिल गया तो नमक के लिए क्या करते हैं? कत्ल कर दें। क्योंकि पहली आवश्यकता जो होती है मनुष्य की वो क्या होती है? अपनी होती है। ठीक है, इतना नमक मिल जाए कि अब जिंदा रहना है तो एक दूसरे के कत्ल भी हो जाएंगे, पानी के लिए कत्ल हो जाएंगे। समझ में आएगा? क्रूर होंगे। और जहां पर क्या होगा? समृद्धि होगी, भूमि उपजाऊ होगी, पानी की कमी नहीं होगी, वहां के लोग जो होंगे वो कैसे होंगे? पेट भरा हुआ होगा तो ये काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा तो फिर वो जमीन की नहीं सोच रहे होंगे, फिर वो आसमान की सोच रहे होंगे, फिर वो ज्योतिष के सिद्धांत निकाल रहे होंगे, फिर वो दूरियां निकाल रहे होंगे चंद्रमा और क्या सूर्य की, और वो ग्रहों की गति के बारे में क्या कर रहे होंगे? उस जमाने में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पेट भरा हुआ है। और जब पेट खाली होता है तो तब क्या होती है? वहां पर क्रूरता होती है। क्या होती है? आपको भले ही लगता होगा कि जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर वहां पर जीवो जीवस्य भोजनम का सिद्धांत चलता है, जीव ही जीव का भोजन। जब फसल हो ही नहीं रही तो भाई क्या खाएंगे? भेड़ी तो खाएंगे। क्या खाएंगे? भेड़ खाएंगे। बौद्ध धर्म तिब्बत में भी है लेकिन वहां पर खाया जाता है याक, खाया मतलब क्या खाया जाता है? याक खाते हैं मेरे ख्याल से, वो लोग खाते हैं। ठीक है, और पूंछ तक नहीं छोड़ते हैं। जबकि बौद्ध धर्म का पहला सिद्धांत क्या है? अहिंसा। क्या है? तो लेकिन ज्योग्राफी वैसी है, नहीं होता भाई, वहां चावल नहीं होता, वो नहीं होता। समझ में आ गया? तो कितनी बड़ी बात कही, इतिहास और भूगोल को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा बोलता हूं कि भूगोल आपको जगह दिखा रहा है, इतिहास वहां की कहानी बता रहा है कि ऐसा हुआ। रिटर ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर किया। रिटर दार्शनिक भूगोलवेता थे जिनका विख्यात ग्रंथ अर्धकुंडे, कभी किसी जमाने में यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका। अर्धकुंडे किसका है? आंसर कार्ल रिटर का है। इसमें अफ्रीका और एशिया महाद्वीप का विशद वर्णन किया गया था। इन्होंने आराम कुर्सी वाला भूगोल, इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता भी कहा जाता है। आर्म चेयर जोग्राफर, आर्म चेयर जोग्राफर, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता किसे कहा जाता है? आंसर कार्ल रिटर को कहा जाता है। आगे बढ़िए भाई। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है ना। एंथ्रोपो भी अगर कहीं पर वर्ड आ गया तो एंथ्रोपो मतलब भी क्या होता है? नृ। नृ मतलब मानव, नृ मतलब जैसे एंथ्रोपोलॉजी बोल रहे हैं तो नृ विज्ञान, नृ मतलब मानव विज्ञान। ठीक है, माना जाता है। इनका विश्वविख्यात ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी था जिसके आधार पर मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन चालू हुआ। ध्यातव्य है कि कुछ भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के जनक की उपमा ब्लॉश को भी प्रदान की है। तो दोनों के नाम बोलने हैं आपने, किन किन के? किन किन के नाम बोलने हैं? रेडजेल की और ब्लॉश। रेडजेल महोदय के मानव जाति का इतिहास, वॉल्कर कुंडे और राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को भी याद कर लीजिए। इनके ग्रंथ वॉल्कर कुंडे में विश्व के मानव प्रजातियों का विशद वर्णन है। रेडजेल ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य को एक जीव माना है और राज्य के जैवीय विकास सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी का प्रतिपादन किया है। जर्मन भूगोलवेता वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत थ्योरी, ये क्वेश्चन प्री में ऐसे ही पूछेगा, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी किसने दी? आंसर वेबर ने। किसने? अल्फ्रेड वेबर है इनका पूरा नाम। ठीक है, ट्रायंगल बना के दिए थे इन्होंने, पिछले उसमें देख लीजिए, मैंने बता रखा है कि कहां पर कच्चा माल रॉ मटेरियल 1 मिलेगा, कहां पर रॉ मटेरियल 2 मिलेगा, मार्केट कहां पर है और इंडस्ट्री कहां पर लगानी है।
ठीक है। और परिवहन लागत को इन्होंने क्या माना, सबसे महत्वपूर्ण माना। परिवहन लागत मतलब ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उस जमाने में घोड़ा गाड़ी ट्रांसपोर्ट का साधन थी, उस समय रेलगाड़ी नहीं थी, ठीक है। तो जर्मन भूगोलवेता वेबर को सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार वॉन थ्यूनेन ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, इन्होंने बोला था कि किस बेल्ट पर क्या लगाया जाए। तो इन्होंने एक नदी मानी, फिर सर्किल बनाए, इन्होंने सर्किल बनाकर बताया कि भाई ये शहर है, माना बड़ा शहर है, ठीक है, तो इस शहर के बगल वाली पेटी में क्या किया जाए ऐसे। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर दुग्ध उत्पादन किया जाए। क्या किया जाए, क्योंकि दूध अगर लेके आएंगे दूर से तब तक खराब हो जाएगा। सब्जियां उगाई जाएं, क्या उगाई जाएं, जो चीज खराब हो जाती है परिवहन लाते लाते खराब हो जाएगी। दरअसल ये भी उस जमाने के जब घोड़ा गाड़ी होती थी, इन्हें भी नहीं पता था ट्रेन बनेगी, जहाज बनेंगे, गाड़ियां बनेंगी, बस बनेगी। तो आज तो आपका पनीर पता नहीं कहां से आ रहा है ना, मतलब इसका मतलब कहीं दूर कहीं दूध उत्पादन किया जा रहा है, वहां पनीर बनाया जा रहा है, फिर आपका पनीर यहाँ आ रहा है। लेकिन उस जमाने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगल बगल वाली पेटी में ये करेंगे, अगली पेटी में हम ये करेंगे, ठीक है। फिर साथ में बोला जो मांस खाने वाले पशु हैं उनको बाहर की पेटी में करेंगे। बाहर की पेटी में करेंगे तो फिर क्या होगा, उनको पैदल चलाकर लाएंगे, कटिंग यहां पर होगी। कहां पर, यानी अगर आपने भेड़ बाहर पाली है सबसे बाहर वाली पेटी में, तो वो पैदल हाँक कर लाया जाएगा उनको, क्योंकि परिवहन लागत नहीं लगेगी। अगर उसको गाड़ी में बिठा के लाएंगे, माना। या मैं आपसे ही पूछूं कि आप यहां पर हो और बकरा कहाँ है, वो ऊपर है कहीं मणिभद्रपुरी, माणा में पल रहा है, आपको माणा का बकरा चाहिए और उसको हेलीकॉप्टर से लाए हम, तो कॉस्ट क्या लगेगी, क्या कॉस्ट लगेगी यार। ट्रक में लेके आए, चलो एक बकरे को, स्पेशल बकरा है। तो इसलिए बोला किसने, इन्होंने, किन्होंने, वॉन थ्यूनेन ने, वॉन थ्यूनेन ही है, हाँ। इन्होंने कहा उसको चला कर लाएंगे, ठीक है। फिर चारा वारा बताया उन्होंने कि चारा कहां पर लगाना है, जो अन्न है वो कहां पर किस बेल्ट पर लगाना है। तो एक डायग्राम बनाना पड़ता है, वो बाद की चीजें, वो मेंस का काम है। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी किसने दी, आंसर वॉन थ्यूनेन ने दी। स्थानीयकरण सिद्धांत बोलते हैं, कृषि अवस्थिति सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, मतलब कृषि किस किस बेल्ट पर अवस्थित होनी चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया। अगला, क्रिस्टालर ने केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये भी मेंस का क्वेश्चन होता है। प्री में सिर्फ इतना पढ़िए कि किसने दी, आंसर क्रिस्टालर ने दी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी, चलो जी आगे। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, संसार में अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों और विवादों के कारण चर्चित रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेनिन ने कहा था, रूस का था एक, है ना, लेनिन ने कहा था कि, क्या कहा था, कि सेनाओं को भंग कर देना चाहिए और सीमाएं हटा देनी चाहिए, ठीक है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सुपुत्र, क्या नाम है, अभिषेक बच्चन, उनकी पहली पिक्चर रिफ्यूजी। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद इनको ना रोके, सरहद इंसानों के लिए, कुछ ऐसा ही है, सुना है गाना, आज सुनना। सरहद इंसानों के लिए है, क्या पाया इंसान होके की हमने, राणा जी ने सुनी होगी बिल्कुल, है ना। पंछी नदिया पवन के झोंके, कितना अच्छा लिखा जिसने भी लिखा। पंछी मतलब पक्षी, क्या साइबेरियन बर्ड्स के लिए बॉर्डर्स हैं, नहीं है, तो हमारे लिए क्यों है भाई, इंसान हो गए, हमारे क्या किया फिर हमने, क्या पाल लिया, हमारे लिए बॉर्डर्स क्यों। मेरा मन कर रहा रूस जाने का, वर्खोयांस जाने का, मैं देखना चाह रहा हूँ -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा होता है, पर नहीं जा सकता, वीजा पासपोर्ट पता नहीं क्या क्या। मैं पैदल जाना चाहता हूँ, पैदल यात्रा करना चाहता हूँ, है ना, ठीक है। ज्यादा पृथ्वी का चक्कर तो नहीं लगा सकता, किसकी तरह, मैगलन की तरह, पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चलना चाहता हूँ पूरे देश में, नहीं चल, अपने देश में चल सकता हूँ लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पूरे विश्व में नहीं चल सकता। जमीन जमीन पर चलना चाह रहा मैं, है ना, तो नहीं चल सकता, मुझे मैक्सिको भी जाना पड़ेगा, उधर भी जाना पड़ेगा, अफ्रीका भी जाना पड़ेगा, डेजर्ट भी पार करना पड़ेगा, हर जगह का मुझे पासपोर्ट वीजा लगाना पड़ेगा। तो सरहद क्यों, तो उन्होंने यही कहा था कि ये सरहदें खत्म कर देनी चाहिए, सेनाओं को भंग कर देना चाहिए, विकासात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, है ना। फिर सेना पर भी उन्होंने बोला कि
ये एक प्रकार की बलि प्रथा है। तो बहुत सारी चीजें बोली, वो लेनिन थे, अब क्या बोले, कम्युनिस्ट थे। तो अब सीमाएं देख लेते हैं। हिंडनबर्ग लाइन सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय में तय है, जर्मन पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड को हाईलाइट करना आपने। हिंडनबर्ग लाइन के मध्य सीमा निर्धारण करती है। मैनरहीम लाइन सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में सीमा रेखा बनाती है। बल्कि बहुत बड़ा दलदल है मेरे ख्याल से, किसके बीच में, फिनलैंड और रूस के बीच में। क्या है, देखिए कभी कभी क्या होते हैं कि माउंटेन रेंज तय करती है कि उधर चीन इधर भारत, कभी कभी नदी तय करती है कि इधर ये देश उधर वो देश, कभी कभी दलदल तय करता है। क्या करता है, दलदल भी तय करता है। रन ऑफ कच्छ का दलदल भी तय करता है कि भाई उधर पाकिस्तान इधर भारत। ये अलग बात है कि उनके पास भी है, हमारे पास भी है तो उनके पास भी है, पर मैं कह रहा हूं कई बार दलदल तय करता है कि भैया तुम्हारा देश उधर, इस दलदल के हमारा देश इधर। अलग अलग सीमाएं होती हैं, वो मेंस का क्वेश्चन होता है, जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है वो वहां पर पढ़ेंगे हम। फिलहाल इनको याद कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन क्या पता सही हो जाए। मैनरहीम लाइन सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। फिनलैंड पता है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और फिनलैंड के जस्ट बाद क्या लगता है, रूस लगता है। फिनलैंड को बताया था मैंने, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। सबसे बड़ी लेक जो है वहां पर साइमा है, साइमा ही है। फिनलैंड की सबसे बड़ी लेक क्या है, हाँ साइमा ही है ना। उसके बाद रूस लग जाता है। फिनलैंड पार करेंगे तो दो बड़ी झीलें मिलेंगी आपको, लेक लाडोगा, लेक ओनेगा। लेक लाडोगा लाडोगा जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी झील है। पुराने वीडियो देखना, अब आपको टाइम वेस्ट लगता है तो क्या कर सकते हैं, पर है उसी में सब कुछ। हाँ जी, लेक लाडोगा ही है यूरोप का, ठीक है। मैनरहीम लाइन, उसके बाद मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। मैगिनॉट लाइन किस किस के बीच में, फ्रांस और जर्मनी। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। वियतनाम के बीच में थी कभी, अब तो वियतनाम हो चुका है एक, है ना। वियतनामी युद्ध हुआ था एक, अमेरिका और वियतनाम के बीच में। नाकों चने चबवा दिए थे अमेरिका ने, वियतनाम ने भी। समझ में आया, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र का समर्थन करने वाला देश है और रूस सबसे बड़ा देश है कम्युनिज्म का समर्थन करने वाला। अमेरिका नहीं चाहता कोई भी देश कम्युनिस्ट बने, और रूस चाहता है कि देश क्या हो, चाइना हो गया, रूस हो गया, विचारधाराएं जो है इनकी अलग है। चलो जी आगे, 24वीं समानांतर रेखा। ये कच्छ के पास, मैंने एल बताया था आपको, एक एल शेप में बताया था जब मैं गुजरात पढ़ा रहा था। वहां पर 24वीं लैटिट्यूड की समानांतर चलती है, ये 24 डिग्री लैटिट्यूड के, इसलिए बोलते हैं 24वीं समानांतर। क्या बोलते हैं, तो गुजरात का बड़ा मैप निकालना, उसके बिल्कुल बाईं तरफ जाना, एल बना होगा, तो वो जो एल है वहां पर उसको हम बोलते हैं, नीचे वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं 24वीं समानांतर। कच्छ के पास, जिसमें पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। अगला 38वीं समानांतर, 38 डिग्री पैरेलल, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। 38 डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल चल रही है, इसलिए इसको 38 डिग्री क्या बोल रहे हैं, पैरेलल बोल रहे हैं, ठीक है। अगला 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, यानी देशांतर बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो 141 मैंने आपको बताया था कि अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक लाइन है सीधी, क्या है, सीधी लाइन है, तो वो लॉन्गिट्यूड के पैरेलल चल रही है। 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पैरेलल चल रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। वेस्ट बोलना जरूरी है, ईस्ट में जाओगे दिक्कत हो जाएगी, वेस्ट बोलना जरूरी है, क्योंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर वालों को वेस्ट बोला जाता है, 0 डिग्री के उधर वालों को क्या बोला जाता है, ईस्ट बोला जाता है। हम ईस्ट के लोग हैं, वो वेस्ट के लोग हैं। वीडियो देखना, नवरंग का गाना भी सुना रखा मैंने कि हम पूरब हैं तुम पश्चिम हो, दोनों का मेल न मिलता है, उगता है जो सूरज पूरब में वो पश्चिम में जा ढलता है ना। आगे
49वीं समानांतर यूएसए और कनाडा। ये एकदम तो नहीं है लेकिन काफी दूर तक ऐसे दिखती है लाइन, बिल्कुल कैसे कि भैया इधर आपका कनाडा, इधर हमारा। फिर क्या आता है कि वो ग्रेट लेक्स पड़ जाती हैं, तो लेक्स भी बटी हुई हैं। कुछ लेक्स कनाडा के पास, मतलब आधा पार्ट कनाडा के पास, आधा पार्ट किसके पास, यूएसए के पास। फिर वहां से भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी, ओंटारियो 5 ग्रेट लेक्स हैं। उसमें कौन सी लेक है जो पूरी यूएसए में पड़ती है? मिशिगन, है ना, जिसके किनारे शिकागो शहर है, बताया था। चलो फिर ऑर्डर नेसी लाइन, ऑर्डर नदी है दरअसल, किसके नाम पर पड़ा है? नदी के नाम पर। ऑर्डर नेसी लाइन, नीसे लाइन, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। पोलैंड से भी एक बार क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने पूछा कि पोलैंड की कैपिटल जो वारसा है वो किस नदी के किनारे है? तो विस्चुला नदी के किनारे है। किसके किनारे है? विस्चुला। आज भले ही पोलैंड को हम ज्यादा वो नहीं दे रहे हैं तवज्जो, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर पड़ते हैं तो पोलैंड को तवज्जो देनी पड़ती है, फर्स्ट सेकंड, है ना, तब आता है पोलैंड नाम। सिगफ्राइड लाइन, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। फ्रांस और जर्मनी, सिगफ्राइड लाइन। कौन सी लाइन? डूरन लाइन, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य, पूर्व में भारत और अफगानिस्तान के मध्य। मार्टिमर डूरन जो हेनरी डूरन जो थे, मार्टिमर हेनरी डूरन, दरअसल भारत जब आजाद हुआ उसमें बाउंड्री कमीशन बने, 2 बने। एक तो बना था कौन सा? रेड क्लिफ, सर सीरियल रेड क्लिफ। तो दोनों बाउंड्री कमीशन यानी बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है खींची हुई, वो जो मैप है वो किसका बनाया हुआ है? किसका? रेड क्लिफ का। और जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में बनाया हुआ, मतलब उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, उससे पहले जो बना था अफगानिस्तान और भारत के बीच में, वो किसने बनाया था? हेनरी डूरन ने। तो डूरन लाइन हम बोल रहे हैं किसके बीच में? पहले भारत अफगानिस्तान के बीच में, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन एक छोटा सा पार्ट अभी भी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, छोटा सा पार्ट टच होता है। कहां पर? ओ ऊपर। कहां? जगह बताओ ना, वहां उस जगह का, बाल्टिस्तान। ठीक है। और ये भी कहने वाली बातें हैं कि रेड क्लिफ ने खींची लाइन की। भैया पहले ही जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पहले ही खींच चुके थे लाइन। बल्कि रेड क्लिफ बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जब मुझे भेजा क्यों फिर बाउंड्री कमीशन का वो करने के लिए। इसका मतलब पहले से तय था, बड़ी सोच थी जिसे बोलते हैं। इसको जब बांटेंगे हम तो ऐसे बांटेंगे। उसने तो खाली साइन किए। किसने? ऐसा बताया जाता है, नए जो अन्वेषण है उसमें बताया जाता है, ऐसा नहीं कि रेड क्लिफ ने खींची होगी पूरी। पहले से ही कई बार क्या होता है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो उसकी जो टीम होती है पहले से बना के रखती है, खाली अपॉइंट किया जाता है नाम मात्र के लिए कि आप 2 बाउंड्री कमीशन के क्या है? अध्यक्ष है ना। एनर्जी से दूर रखना था हमको, एनर्जी इस तरफ थी। अभी भी बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूं मैं, विद्वान लोग अपने अपने वीडियोस निकाल रहे हैं, अभी भी असली चीज पर नहीं जा रहे हैं कि इजराइल और ये इसके बीच में क्यों चल रहा है, फलस्तीन के बीच में क्यों चल रहा है। ज्योग्राफी से समझना होगा उसको, कुछ सिद्धांत मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है, इजराइल का साथ क्यों दे रहा है, ज्योग्राफी के हिसाब से। चलो आगे बढ़ो। फिलहाल मैकमोहन लाइन, ये पता ही है आपको, भारत चीन के बीच में है। सर मैकमोहन 1914 को हाईलाइट कर देना। ब्रिटेन भारत चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया था। इस रेखा को चीन समय समय पर अस्वीकार करता रहा है। रेड क्लिफ लाइन, 2 बाउंड्री कमीशन का बता दिया मैंने सर, सीरियल रेड क्लिफ, है ना, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत। ठीक है, दोनों ही जो की वो किसने की थी? रेड क्लिफ ने ही की थी। अल्पाइन लाइन, फ्रांस और इटली के बीच में सीमा निर्धारण रेखा। इसको अलग उसमें बनाएंगे।